गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ तक हमने कर लिया था। ये सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं और ये सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, जास्कर, वे द्रास है। और यहाँ पर बात करेंगे कि सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां तो खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा, वे सेंगर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अरे मैं आपको सबको बताती हूँ, जो हमारे ये टॉपिक का फोल्डर बनाते हैं ना, मैंने उन सर से बोल दिया है कि भैया फोल्डर ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैंने खुद में बहुत दिन से बोल रही हूँ, आज मैंने बोल दिया है कि भाई बहुत बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, इसको सही कर दो। तो वो आज कर देंगे, उनके पास मैंने मैसेज पहुंचा दिया है, वो कर देंगे आज। आज शाम तक पक्का हो जाएगा। फोल्डर जो ऊपर नीचे नीचे हो रहा था ना, बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो हो जाएगा। मेरे को पता है टॉपिक वाइज ही लगेगा वो, डोंट वरी। हाँ। हम्म यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी साथी कि पंचनद नदियां क्या होती हैं। सबसे पहले तो पंचनद नदियों के बारे में अब एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सुरेंद्र यादव, तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा क्लासेस भी ज्यादा चल रही है ना, तो ऐसे ही हो रहा है। पंचनद, तुम लेते लेते थक जाते हो, हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, सेम है। अभी एक एक और है जैसे साथ। पंजाब की, अब गला देखो कैसा हो गया है। पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है। पंचनद किसे कहा जाता है? पहले तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, पंचनद किसे कहा जाता है। तो पंजाब की 5 नदियों को, मतलब किस स्टेट की नदियों को पंचनद कहा जा रहा है। अब कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलो। मैं चाहती हूँ आज सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों पूरे कंप्लीट कर लो। तो पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। कि पंजाब की जो 5 नदियां होंगी ना, उनको बोलेंगे पंचनद। अब यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, पंचनद नदियों के नाम बताइए। कोई आपसे ये कहे कि पंचनद नदियों के नाम बताइए, तो जो सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं वही होंगी। जो सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं वही होंगी। तो यानी कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु नदी अपना मुहाना, देखो पंचनद नदियों के नाम बताओ, ये पूछा जाएगा। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पंचनद नदियों के तो यहाँ नहीं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऐसे चले। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुई ये चीजें, ये बताइए। आगे मैं पढ़ाती हूँ। आज हमारा जो है 2 टॉपिक का उद्देश्य है कि 2 टॉपिक यहाँ पर हो जाए, मतलब सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर हमारी कल बचेंगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब यहाँ पर आप देखें, सिंधु नदी जल समझौता, ये भी जहां पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं, ध्यान से सुन लो सभी साथी, जहां पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं वो याद करना है, वो याद रखना ही रखना है। अब जैसे सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, उसका सन पूछ लिया जाता है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, उसका सन जरूर पूछा जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। तो क्या लिखा हुआ है? 1960 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। फिर उसके बाद
किसने मध्यस्थता की थी? तो भैया वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, वर्ल्ड बैंक ने की मध्यस्थता में ये हुआ कि 20% पानी भारत की ओर और 80% पानी पाकिस्तान को प्राप्त होता है। देख रहे हो गला कैसे खराब हो रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है गले में, मुझे लगता है बोला भी नहीं जा रहा। स्वाति पांडे, मुहाने का मतलब होता है जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। मुहाने का मतलब जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती हो। तो यानी अब आपको पता है अरब सागर के आगे तो बहती ही नहीं ना, तो ये याद रखेंगे। हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो तो 20%, अब भारत को कितने परसेंट पानी मैं पूछ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत को 20%, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं 80% पानी किसको? तो 80% पानी पाकिस्तान को प्राप्त होता है। तो ये वाली, और ये किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की। तो सबसे पहले तो इस वाली पीडीएफ में आपको क्या याद रखना है? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, इसका सन याद रखना है। याद कर लिया? क्या लिखा हुआ है? 1960। वो तो 4 ऑप्शन देगा, 1960, 61, 62, 63। इसमें 20% पानी किसके हिस्से में आएगा? भारत के हिस्से में आएगा, और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है कि पूर्वी नदियां, जो पूर्वी नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। ऊपर की जो नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम, ये वाली चिनाब, ये रावी, और ये व्यास है, और ये वाली सतलुज। तो ये झेलम, ये चिनाब, ना ना ना, ये तो सिंधु है, सिंधु, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये वाली रावी है, ये वाली ब्यास है, और ये वाली सतलुज है ना। तो ऊपर की तीन देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये ऊपर की ये जो तीन है, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पूर्वी हिस्से में आएंगी, है ना। नहीं, ये पश्चिमी में आएंगी, ये पश्चिमी में आएंगी, ये पश्चिमी में। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे रावी, ब्यास और सतलुज ये पूर्वी हिस्से में आएंगी, ये पूर्वी हिस्से में आएंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ तक ओके है? ये बताओ सभी साथी, यहाँ तक ओके है? हम्म हम्म तो पूर्वी नदियां कौन सी हैं? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं पूर्वी नदियां कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें मैंने मैप बना के दिखा दिया है भैया। देखो ये तो है सिंधु, ये तो तुम्हें पता ही है, ये सिंधु है, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास, और ये सतलुज। ये यहाँ मिलती है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ये है कहानी, ये कहाँ गिराती है अपना जल? अरब सागर में गिराती हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंडस हो गई, ये झेलम, ये वाली चिनाब, ये वाली रावी, ये ब्यास और ये वाली सतलुज। अब मैंने बताया ना, ऊपर की जो तीन है, ऊपर की ये पश्चिमी हो गई और ये नीचे की तीन ये पूर्वी। तो तीन ऊपर की जो है वो आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से कि वो किसके अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वी नदियां, जिसमें रावी, व्यास, सतलुज, इनके नाम याद होने चाहिए। सीक्वेंस तो तुम्हें पता ही है ना, बस सीक्वेंस की रावी, व्यास, सतलुज। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, सीक्वेंस ही है। ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब जो है पश्चिमी नदियां हैं और पूर्वी नदियां ये नीचे वाली हैं। सिंधु नदी जल संधि जो है 19 सितंबर 1960 को, ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में। सन हमेशा याद करना है, सन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली बातें वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ही करना है, ये भी याद करना ही करना है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत, अब ये हुआ किस किस के बीच में था? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आप याद रखना ही रखना है। सन याद कर लिया, पूर्वी पश्चिमी नदियां याद कर ली हैं, और किस किस के बीच में हुआ ये बात है ना अनिल? मेरे प्यारे भाई अनिल, आप मैप पे गौर करा करो, पीडीएफ को इग्नोर करो, मैं बार बार यही बताती हूँ। मैंने अभी मैप में आपको 2 बार वही चीजें बता दी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने बताई कि देखो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पश्चिमी नदियां हैं, और ये रावी, व्यास, सतलुज ये पूर्वी नदियां हैं। तो पूर्वी नदियां भारत को मिलेंगी और ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी। इतना तो आया याद? तो इसको ही, यही चीजें, यही बातें सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पूर्वी पश्चिमी नदियां, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान जी के बीच में हुआ था। 4 लाइन के अलावा अगर मैंने चौथी देखो 1 2 3 4, 4 लाइन लिखी है ना, कुछ अलग लिखा है कुछ भी? तो ये तो तुम वैसे भी इस मैप से याद हो गया होगा कि मैम सिंधु, झेलम, चिनाब जो है ये पश्चिमी नदियां हैं और रावी, व्यास, सतलुज ये पूर्वी नदियां हैं। पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में आएंगी, ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, और 20% पानी किसको जाएगा? भारत को, 80% जाएगा पाक को। बस, तो ये यहाँ से याद करो ना। पीडीएफ क्यों देखते हो? पीडीएफ में तो यही बातें लिखी होती हैं जो मैं मैप में सिखाती हूँ। पीडीएफ में तो 4 लाइन लिखी हुई है, वो तो बाइलिंगुअल होती है ना, इसका मतलब ये होता है थोड़ी बड़ी लगने लग जाती है। तो आपको सिंधु नदी जल समझौता समझ में आया? आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा, वो बस इतना ही सही था। उसमें इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सन पूछा जाएगा, पूर्वी पश्चिमी नदियां पूछी जाएंगी, और कितने % पानी भारत के अंडर में आएगा, कितना पाकिस्तान के अंडर में आएगा, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शिवांशु गुप्ता अपना जो है डाउट रखें सामने, मैं देख लूंगी। अब बात करते हैं दोआब की, कि दोआब क्या होता है। जो मैंने बोला वही याद करना है, दैट्स इट। दोआब, दोआब होता क्या है? तो भाई दोआब की डेफिनेशन हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोआब क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बनता है। तो 2 नदियों के बीच का भाग क्या होता है? 2 नदियों के बीच का भाग होता है, 2 नदियों के बीच का भाग। अब जैसे विश्व दोआब, ये इनमें से आपको एक भी दोआब याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि मैं खुद बता दूंगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि विश्व दोआब किन 2 नदियों के बीच का भाग है, क्वेश्चन तो यही आएगा है, बताओ, यही तो आएगा। तो आप बोलोगे जो विश्व दोआब है, ये जो विश्व दोआब है, जो बी से ब्यास, से सतलुज, बी से ब्यास, से सतलुज, तो किसके? तो शुरू की वर्ड आपको दोआब का मतलब ही नहीं पढ़ना। दोआब 2 नदियां हैं, एक नदी ये बह रही है, समझ लो बच्चों, एक नदी ये बह रही है, एक नदी ये बह रही है। तो कोई कहने लगा आपसे दोआब की डेफिनेशन दो, इधर आओ,
ये मैप देखा तो दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं। एक ये नदी, एक ये नदी, तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। इससे देखो ना, तुम्हें तो इससे बनानी है, अपनी मैप से ज्यादा पढ़ा करो। अब मैंने बताया कि ये बिष्ट दोआब है, रचना दोआब, तो इनमें तो नाम ही याद नहीं करने। बी से ब्यास, स से सतलुज, बै से ब्यास, रे से रावी, रे से रावी, च से चिनाब, च से चिनाब, जय से झेलम। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो बारी दोआब व्यास और रावी नदियों के बीच का भाग है। रचना दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग। जज दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच का भाग है। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग है। हो गया। इसमें ये कैसे कि मैम इतने सारे हैं दोआब, हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हमसे याद नहीं होगा, तो मैं इनको कहती हूँ इन्हें भी आप याद मत करो। मैं तो और आपसे यही कहती हूँ, नहीं याद मत करो। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ चज दोआब, तो च से कौन सी नदी और जय से झेलम। रै से रचना दोआब, रै से रावी नदी, च से चिनाब नदी, बै से ब्यास नदी, रै से रावी नदी, बै से ब्यास, स से सतलुज। बन रही है ना। तो शुरू के दो लफ्जों से ही आप इन नदियों को पहचानेंगे। शुरू के दो लफ्जों से ही आप इन नदियों को पहचानेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो अपने माइंड से? तो इसमें इस वाली पीडीएफ में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। पता चल गया ना? इतनी तो आपको अंदर यहाँ पे दिमाग है कि दो, आप तो पता चल गया। मैं आपने यहाँ बना के दिखा दिया, दो नदियों के बीच का भाग, इसे बोलते हैं दोआब है। दो नदियों के बीच का भाग याद हो गया। अब मैंने कहा तुम्हें ये सारे दोआब याद करने की जरूरत नहीं है। वो पूछेगा कि भैया बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच का भाग है, तो तुम्हें ब्यास और सतलुज, ब्यास और रावी, रावी चिनाब, चिनाब झेलम, ये याद रखना। ऊपर के 4 से क्वेश्चन बनते हैं, 5 से क्वेश्चन कभी नहीं बनता। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। इससे मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा, ये मैंने पीवाईक्यू में कभी नहीं देखा। तो इस पीडीएफ को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है बिल्कुल। मैं तो सीधे बोलती हूँ, बताओ ये तो वैसी याद हो जाएगी, तो 2 पीडीएफ तो तुम्हें वैसी याद हो गई होंगी, हुई याद नहीं हुई? चलो आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी थी कौन सी? आप बोलोगे मैम ये थी झेलम नदी। देखो इस, अब मैं ना सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां है ना उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप ये बोलेंगे ये है झेलम नदी, ये है झेलम नदी। पहले ये देखो कौन सी है, ये है झेलम। देखा, इसके बारे में पढ़ा रही हूँ, इसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। तो अब झेलम नदी के बारे में आ जाओ। भैया झेलम नदी की जो आकृति है वो बनती कैसी है, इधर आ जाओ। झेलम नदी इस तरीके से मिलेगी बनी हुई, ये है झेलम। ये है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है, इसका जो उद्गम हो रहा है वेरीनाग नामक स्थान से। वेरीनाग नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो ये 725 किलोमीटर लॉन्ग है। और अगर कह दे कि झेलम नदी किस झील से निकलती है, तब आप शेषनाग झील बताओगे। अगर झेलम नदी किस स्थान से निकल रही है, स्थान पूछेगा तब आप ये बताओगे। और अगर पूछे किस झील से निकलती है तब आप ये बताओगे। झेलम की जो सहायक नदियां हैं पोहरू और किशनगंगा, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, आती है, दोनों ही एग्जाम में आती है जी। और झेलम नदी चिनाब नदी से कहां पर मिल रही है? मैंने बताया ना, देखो इधर आओ। ये तो है बच्चों, ये मैंने बताई कि ये हमारी झेलम नदी है। अब इधर से आती है एक चंद्रा नदी, इधर से आती है भागा नदी,
मैंने कहा मैप पे ज़्यादा कंसंट्रेट करा करो क्योंकि मैप से ही सब चीज़ें आ जाती हैं समझ में। तो मैंने कहा ये देखो ये तो झेलम, ये चंद्रा नदी है, ये भागा नदी। अब चंद्रा और भागा ये दोनों, ये चंद्रा नदी भागा नदी, क्योंकि जो चिनाब नदी है वो दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, ये चंद्रा और ये भागा, ये चंद्रा और ये भागा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चिनाब नदी कितनी नदियों के मिलने से बनती है? तो दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। अब ये देखो ये दोनों नदियां आपस में यहाँ मिल गई, फिर ये यूं करके आगे इसे ये चिनाब नाम से जानी गई है। अब ये देखो ऊपर से जो झेलम नदी थी वो ऐसे इसमें मिल गई चिनाब में। तो ये कहाँ मिली? ये कह रहा है झेलम नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। तो इस जगह का नाम क्या है बच्चों? इस जगह का, जहां ये दोनों नदियां आपस में मिल रही है, झंग स्थान। ये झंग स्थान है ये। तो ये देखो आप, ये आए समझ में। तो ये आपको मैं सिखा रही थी कि झेलम और चिनाब नदी, ये ऊपर वाली झेलम नदी है क्या करती है ऐसी, ये चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। अब यहाँ से जब ऊपर निकलती है इसका नाम चिनाब पड़ता है, तो झेलम नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो ये झंग नामक, अब ये जो झेलम नदी चिनाब नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिल रही है, ये है। और चिनाब नदी का पुराना नाम बता दो दोस्तों क्या है? तो अब यहाँ पर बोलेंगे आप, अब यहाँ पर आ गई है चिनाब नदी के विषय में। चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो अस्किनी है। अस्किनी भी इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? पूछे किस दर्रे से? तो दर्रे के लास्ट में बा आ रहा है ना चिनाब नदी के, तो वही बारालाचला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताओ। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या हो जाएगा? चिनाब। हो गया। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चिनाब के बारे में भी हमें बातें क्लियर हो गई। भाई देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लगाती हूँ वो ऑलरेडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसलिए आपको याद करना है, इसलिए आपको तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम्म और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हम्म ये हुआ। अब यहाँ देखो दोस्तों, चिनाब नदी किन किन नदियों से के मिलने से बनती है? तो चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। चिनाब नदी दो नदियों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। अब देखो चंद्रा और भागा नदियां आपस में हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर मिलती है? तंडी नामक स्थान पर मिलती है। जिसे सपोज करो मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ, ये नदी चंद्रा नदी है, ये नदी चंद्रा नदी,
ये नदी भागा नदी है, ये नदी भागा नदी। अब ये देखो यू, तो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनी चिनाब नदी। तो ये नदी जो है ये है चिनाब, ये नदी जो है बच्चों ये चिनाब है। तो चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है। और ये आपस में, चंद्रा और भागा नदियां आपस में किस स्थान पर मिल रही हैं? तो आप ये बोलोगे ये तंडी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। तंडी हिमाचल प्रदेश में है। तंडी के ऊपर चिनाब नदी को नाम चिनाब पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। ये लाइन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चिनाब की सहायक नदियां कौन सी है? मरुसुदर, म्यारनाला, कलनई, झेलम, जो कि आज तक पूछी ही नहीं गई है, जो कि आज तक पूछी ही नहीं गई है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी वेरी इंपॉर्टेंट का साइन नहीं लगाऊंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये बताइए। हो गया? तो ये पूरा 3 लाइन मैंने यहाँ पढ़ाई है आपको कि भैया देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मैप देखना है कि मैम आपने बताया कि अगर पूछे कि चिनाब नदी किस दर्रे से निकल रही है तो इसके लास्ट में बै है, बारालाचला दर्रे से निकल रही है। फिर चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है? क्या लिखा है? इसको देखो, पीडीएफ से ही आपको, इस मैप से ही आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, लिख दोगे इजीली। तो ये तंडी नामक स्थान पर मिलती है। तंडी नामक स्थान के आगे ही चिनाब नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? तो चंद्रभागा कहा जाता है। ये आप ना ध्यान रखेंगे। और चिनाब का पुराना नाम मैंने क्या बताया बच्चों? तो चिनाब का पुराना नाम मैंने अस्किनी बताया। अस्किनी, अस्किनी बताया। क्या बताया? अस्किनी, है ना? क्लियर? हो गया? अब यहां पर आता है रावी नदी। अब यहां पर आता है रावी नदी। अब यहां पर आता है रावी नदी। रावी नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप यहाँ बोलोगे 720 किलोमीटर लॉन्ग है। रा से रावी नदी, रे से कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कितना इजी है। चिनाब नदी बारालाचला दर्रे से निकलती है। ये आपको ध्यान रखनी है जी। अब रावी नदी पर कौन सा डैम है? तो चमेरा परियोजना और थीन परियोजना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। थीन परियोजना को रणजीत सागर डैम भी कहा जाता है। रणजीत सागर डैम भी कहा जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां तक आया समझ में? यहां तक हुआ? अब ये बताओ, पहले यहां तक क्लियर हुआ? रावी नदी का हो गया पूरा? चलिए, रावी 720 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी सहायक नदियां जो कि कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती,
जो एग्जाम में पूछी जाती है उस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, बस वही ध्यान रखना। हाँ, अंशी अभी डैम हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगी। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं यहाँ पर व्यास नदी। व्यास नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो व्यास नदी जो है ये 470 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप क्या बोलोगे? 470 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये कहाँ से निकलती है? तो व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यासकुंड, और व्यासकुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है। क्या व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है? ये सिर्फ भारत में बहती है। और व्यास किसकी सहायक नदी है? तो व्यास सतलुज की सहायक नदी है ना। व्यास सतलुज की सहायक नदी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्यास सतलुज की सहायक नदी का नाम बताओ। तो सतलुज की सहायक नदी का नाम व्यास नदी हो गया। मैम झेलम का भी नाम अस्की नहीं बताया। झेलम का नाम तो अमित कुमार वितस्ता है भैया, वितस्ता। तो ये हो गई, ये देखो पहले आप। हम्म, ये आपको बहुत अच्छे से अब ये है व्यास की सहायक नदियां, जो कि कभी नहीं आएंगी, जो कि इतनी सारी हैं और ये कभी नहीं आई एग्जाम में। लेकिन ये भैया फाउंडेशन बैच है तो हमें इसमें पूरा बताना ही है। हम्म, चैतन्य कुमार जी बताइए। तो व्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बिल्कुल नहीं याद करनी। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि पार्वती है, स्पिन है, मलाड़ा नाला है, सोलंग है, मनालसू है, सुजाइन है, फोजल और सरवती धाराएं शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है 1450 किलोमीटर लॉन्ग है। सतलुज नदी 1450 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसका जो उद्गम होता है, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। और तिब्बत में सतलुज नदी को क्या कहा जाता है? तो सतलुज नदी को तिब्बत में क्या कहा? लोंगचेन खम्बाब, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तिब्बती नाम वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से निकल रही है? और शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी ही जाती है, हमेशा एग्जाम में पूछी ही जाती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलुज नदी, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बताइए। तो कितने किलोमीटर लॉन्ग है? आराम से पढ़ो। तो आप बोलोगे हाँ मैम हमें समझ में आ गया कि 1450 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये जो निकल रही है ये तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। जैसे इधर आओ, मैं तुम्हें मैप बना के दिखाती हूँ। इधर आ जाओ सब। तो सतलुज नदी ये है, ये यहाँ से निकलती है, भारत में एंटर करी, ये है सतलुज नदी, ये है सतलुज नदी। अब खुद देखो, जो सतलुज नदी है ये निकल रही है तिब्बत, तिब्बत की राकसताल झील से, भारत में एंटर कर रही है शिपकीला दर्रे से,
भारत में एंटर कर रही है बच्चों शिपकीला दर्रे से। अब यही बातें देखो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। इसकी सहायक नदी कौन सी बताई? व्यास। लो ये मिल गई व्यास, ये इसकी सहायक नदी व्यास। और व्यास सतलुज नदी से जहां पर मिल रही है, व्यास सतलुज नदी से यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर हरिके बैराज है। यहाँ पे बच्चों क्या है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, तो समझ में आया? अब यही पूरी कहानी आपको मैप में बनानी है। अब बताओ, इसी मैप को देख के आपसे मैं कहने लगी, इस मैप को मैं अगले पेज पर भी ड्रॉ करती हूँ और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। अपने ये सोचो कि जो मैम पीडीएफ दिखाती है उसे भूल जाओ, वो कुछ नहीं है। सतलुज नदी भैया यहाँ से निकल रही है। लो ये रही सतलुज नदी। ये निकली कहाँ से? सबसे पहले तो ये निकली तिब्बत से। तिब्बत में कौन सी जगह से निकली? लो मैंने लिख दिया, ये निकली राकस ताल झील से निकली। भारत में एंटर किस दर्रे से किया? शिपकीला दर्रे से। शिपकीला दर्रे से एंटर किया इसने भाई साहब। शिपकीला दर्रे से एंटर किया। यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी मिली जिसका नाम है व्यास। तो व्यास यहाँ पर मिलती है। अब इस जगह का नाम क्या है? तो ये इस जगह का नाम है, यहाँ पर पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिली। अब इसी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर एक बैराज है जिसका नाम है हरिके बैराज। कोई कहे हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। और हरिके बैराज से क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर क्या है? ये भारत की सबसे लंबी नहर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। तो अब आप खुद देखो, जो मैंने बात यहाँ सिखाई है वहीं ये याद रखोगे कि हाँ मैम, यही बात हमें पीडीएफ में लिखी हुई मिलेगी। पीडीएफ हवा मत बनाओ, बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैप देखा करो, हैं? आया समझ में? तो अब तुम सतलुज नदी पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो। हाँ जी मैम, ऑफ कोर्स हम पढ़ सकते हैं। तो यह नदी शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये ध्यान रखोगे बात। सतलुज और व्यास, मैंने कहा ना जहाँ दो नदियां मिल रही हैं उस पर क्या है? जहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सतलुज और व्यास नदी के संगम पर क्या है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। वही तो है ना जो मैंने आपको मैप में सिखाया। कुछ अलग पढ़ाया मैंने? नहीं ना। तो हरिके बांध कहाँ पर है? हरिके बांध जो है पंजाब में है। वही मैप की कहानी ही है। मैप की कहानी से ही तुम 10 लाइन बनाना सीखो। मैप की कहानी से ही तुम्हें ज्योग्राफी मैप से याद करनी है, ये दिमाग में बैठा लो, पीडीएफ नहीं देखनी। सतलुज नदी का मैप बनाना सीखो और उसी से ही आप पूरे 10-15 पॉइंट लिखो बैठ के। ओके, सहायक नदियां, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कई बार देख ली है कि सतलुज की सहायक नदियां, तो व्यास और स्पीति। सतलुज की सहायक नदियां क्या हैं? व्यास और स्पीति है। सतलुज की सहायक नदियां क्या हैं? व्यास और स्पीति। है ना, व्यास और स्पीति। तो उसमें मैंने सहायक नदियों पे भी इम्पोर्टेंट लगा दिया है। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं खुद बताती हूँ। मैप पे ज़्यादा फोकस करो, अदरवाइज चीज़ें भूल ही जाओगे। तो ये देखो, अब आप ये कहोगे इसमें से सिंधु नदी, तो बच्चा ये थी सिंधु नदी। ये है सिंधु, ये है सिंधु, ये है सिंधु। ये तो तुम्हें नीचे की पता ही है, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, है ना।
ये तो तुम्हें पता ही है। ऊपर जो है, ऊपर ये गिलगित, ये वाली नदी है गिलगित, गिलगित, ये काबुल, कुंवर, स्वात, ये तोची, गोमल, ये है ना। ये वाली नदी का नाम गोमल है, ये वाली नदी का नाम तोची है, इस नदी का नाम काबुल है, काबुल है, इस नदी का नाम गिलगित है, गिलगित। ये देखो ऊपर है, ये है। और नदी कहाँ को बह रही है, यूं करके बह रही है। तो यूं अपना हाथ कर लिया तो ये सारी इधर की क्या होगी, मेरा सीधा हाथ इधर ही तो जा रहा है, तो ये दाएं तट की सहायक नदियां हो गई हैं, दाएं तट की। और इधर वाली तुम्हें पता है ये है, ये झेलम है, चिनाब है, ये सब मिली हुई है, तो ये बाएं तट की हो गई, नीचे वाली। इसमें निकालो, इसमें से निकालो। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हो गया। तो अब एक मैप ये है, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ये नदी का देखो इधर को मुंह है ना, तो अब यहाँ दोनों हाथ ऐसे करूंगी तो इधर की तरफ बायां आ रहा, तो झेलम की शक्ल ऐसे, चिनाब ऐसे, रावी ऐसे, व्यास ये मिल रही छोटी सी, और सतलुज ये रही। तो ये सारी बाएं तट की होगी। अलग अलग मैंने बायां दायां भी दिखा दिया। हो गया ना, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद आती है, तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र टॉपिक कंप्लीट। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब मैं इसे भी मैप से ही रिपीट करूंगी। अब ध्यान रखना, मैं अगेन बार बार यही सिखाती हूँ कि जितने भी आप बहुत अच्छे से याद रखो। मैप, मैप ही है, ज्योग्राफी की कुंजी मैप ही है। तुम्हें पीडीएफ भूल जाओ कि पीडीएफ नाम का कुछ हवा भी है, तुम्हें मैप से याद करनी है सारी चीजें। बस दिमाग में ये बिठा लो कि हाँ जी मैम, मैप ही सब कुछ है। चलो, तो अब हम ब्रह्मपुत्र नदी का ये वाला मैप में अपने हाथों से ड्रॉ करूं फिर। हाँ चलो, यहाँ देखो आप सब, ये जा रही ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान देना। देखो ब्रह्मपुत्र नदी ये जा रही, ये यू टर्न ले लिया इसने, यू टर्न ले लिया, और यो यूं गई, और यूं गई, ये। अब ये भैया निकली कहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बना रही हूं इस टाइम, तो आप बोलोगे मैम ये निकली तिब्बत, यानी तिब्बत से निकली। अब तिब्बत की कहाँ से निकली, मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर झील से। तिब्बत में इसका नाम क्या है, तिब्बती नेम बता दो, तिब्बती नाम। या बच्चों क्या है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। जो नदी तिब्बत से निकलती है उसके तिब्बती नाम याद करने होते हैं। जैसे सिंधु नदी को सिंगी खंबाब कहते हैं, और सतलुज नदी को क्या कहते हैं, ये लोंगचन खंबाब, और तिब्बती नाम इसका यारलुंग सांगपो है। ये किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। ये ध्यान रखेंगे। ये यांगयाप दर्रे से भारत में एंटर करती है। अगर पूछे कि किस दर्रे से एंटर कर रही है, तो यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यांगयाप दर्रे से या तो भारत में प्रवेश करती है। इसकी बच्चों दो सहायक नदियां, एक है दिबांग
और एक है लोहित। सहायक नदियां देख लो, नदी इधर को बह रही है, आपने दोनों हाथ ऐसे करिए, मेरा सीधा हाथ, इधर से जो मिलेंगी सीधी, इधर वाली बाई। अब ये भी इसके बाद आगे मिली बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी बूढ़ी दिहांग। फिर इसके बाद आता है माजुली द्वीप, ये आता है बच्चों माजुली द्वीप। फिर यहां पे मिली सुबनसिरी, ये इसका नाम क्या है, सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, सुबनसिरी। फिर मिली धनसिरी, तू। फिर मिली बच्चों धनसिरी, धनसिरी, फिर सुबनसिरी, धनसिरी, फिर कामेंग, इस नदी का नाम क्या है, कामेंग। फिर ये मानस, ये मानस है, ये संकोश, और ये तीस्ता। ये तीस्ता। और कपिली, ये बच्चों कपिली है। ये आपको ध्यान रखना, ये यूं, ये यूं यूं बह रही, इधर को ये हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इधर से मिल रही है गंगा, इधर से मिल रही है गंगा, इधर से गंगा, और ये मिल रही है, यहां पे ध्यान रखोगे, बराक नदी, बराक नदी। बराक नदी का दूसरा नाम बच्चों क्या है, सूरमा नदी। और ये जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, कोई पूछे कहाँ से निकलती है बराक नदी, तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कोई पूछे कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये बच्चों कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में, ये कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, है ना। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। कहानी बड़ी मजेदार है ब्रह्मपुत्र नदी की। हो गया, कौन सा लेफ्ट है, तो आप बोलोगे ये एरो, ये देखो ऐसे लगे हुए, दोनों हाथ ऐसे कर लिए, तो ये इधर वाली सारी क्या है, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। और बच्चों इधर वाली जितनी भी आप पढ़ेंगे, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। दाया बाया भी क्लियर हो गया। तो अब तुम ये बता दो, तुम इससे 10 पॉइंट लिख लोगे या नहीं, इतनी क्षमता अपने अंदर विकसित करो कि हम 10 पॉइंट लिख सके, समझे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, मैम की क्लास का टाइम हो गया। आई होप सब सेशन अच्छा लगेगा, इसे मैं कल रिपीट करूंगी। मैम की क्लास का टाइम हो गया, बिल्कुल बात करने का भी समय नहीं है। थैंक यू।